नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस समय देखें तो दो सीजन चल रहे हैं, एक इलेक्शन का, दूसरा नतीजों का। नतीजे भी आएंगे, इलेक्शन के भी आएंगे, लेकिन इस समय कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं जो कि क्वार्टरली अर्निंग्स जिनको बोलते हैं और एनुअल अर्निंग्स भी साथ में आ रही हैं। इनका असर भी देखने के लिए मिल रहा है कंपनियों के शेयरों पर। लेकिन क्या ये असर वैल्यूएशन के तौर पर देखा जाए या इनकी ग्रोथ के तौर पर देखा जाए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश गोरखशाकर, डायरेक्टर रिसर्च, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश सर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, पहले मैं बात करूंगा पीएसयू कंपनीज की। पीएसयू कंपनीज में कुछ चुनिंदा कंपनीज के रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। एक बार उनको स्क्रीन पर देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैसे नतीजे देखने के लिए मिले। कोल इंडिया अबव एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम थी, जिसको बीट किया। कल ही नतीजे आए थे और कंपनी ने के काउंटर ने आज गिरे हुए मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर इसकी वैल्यूएशन देखें तो करीब 61 रुपये की ईपीएस है, 7.5 के पी मल्टीपल पर ये काउंटर करीब चल रहा है। आईओसी के नतीजे भी इसी वीक में देखने के लिए मिले। नतीजे खराब थे, उम्मीद से कम थे, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर इसकी ईपीएस देखें तो करीब 30 की और पी मल्टीपल 6 का। लेकिन उसके बाद देखते हैं यूको बैंक, बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स, ईपीएस बहुत कम है और पी मल्टीपल 39.5। महाराष्ट्र बैंक अबव एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स, ईपीएस करीब 6 की और पी मल्टीपल करीब 11.7। इरिडा काफ़ी हाईलाइट में ये शेयर रहता है, सुर्खियों में रहता है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से पी मल्टीपल करीब 35 का चल रहा है। आईएफसीआई के भी रिजल्ट्स बहुत शानदार देखने के लिए मिले। गिरते हुए बाजार में अपर सर्किट के पास था ये शेयर, लेकिन इसकी वैल्यूएशन देखें तो पी मल्टीपल 125 का। अविनाश सर, एक एक करके बात करता हूं। कोल इंडिया सर, आपको कैसे लगे नतीजे और क्या आउटलुक है आपका? मैं आई थिंक विवेक, देखिए, कोल इंडिया की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े से मॉडरेट थे, लेकिन नंबर्स उम्मीद से बेहतर आ गए। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि कोल इंडिया ने अभी अपना जो प्रोडक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। आने वाले साल में भी हमको लगता है कि कोल का प्रोडक्शन काफी अच्छी तरह से इंक्रीज होगा। पावर जनरेशन का जो थीम है और जिस प्रकार की मोनोपोली कोल इंडिया एंजॉय करती है, मेरे ख्याल से अगले साल भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ये लेवल से भी अच्छी नंबर्स FY25 में आपको देखने को मिलेगी। अनुमान है कि कोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, थोड़ा सा सेलिंग प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका इंप्रूवमेंट आपको ऑपरेटिंग मार्जिन में देखने को मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन अभी भी काफी रीजनेबल है। एक मोनोपोली प्लेयर जिसके पास काफी कैश है बुक्स के ऊपर, जहां पे अभी टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि कंफर्टेबली 9 या 10 का भी पी मल्टीपल आने वाले साल में, अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो इसको डेफिनेटली एक री रेटिंग कैंडिडेट आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर री रेटिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो ये 9 या 10 के पी मल्टीपल पर अगर ये पहुँचता है तो 60 रुपये की ईपीएस के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू 9 या 10, दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, आपको टारगेट खुद पे खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। आईओसी सर, इसके रिजल्ट्स आए थे, जीआरएम्स थोड़े से वीक थे कंपनी के, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से तो ये काउंटर ठीक है और पिछले 5 सालों में भी देखें तो काफ़ी अच्छा चला है। ये काउंटर करीब 74% चला है। जनरली ऐसा चलता नहीं है और इस 5 साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट साल रहा वो ये 2023 के लास्ट से देखें तो 2024 के अभी तक जो भी 4 महीने हुए हैं करीब, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन रिजल्ट थोड़े वीक आए, काउंटर पे रिएक्शन भी आया था रिजल्ट वाले डे पर। अभी 6 के पी मल्टीपल पर चल रहा है सर करीब, क्या करें? देखिए, मेरे ख्याल से आईओसी में वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी निचले लेवल पे आ चुके हैं। और देखिए, अगर क्रूड का प्राइस यही लेवल पे चलता है या थोड़ी सी और कमजोरी आती है, तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में आईओसी अच्छे नंबर्स दिखाने का दमखम रखता है। इनका जीआरएम डिपेंडेंट होता है क्रूड के प्राइसेस पे। अभी बीच में जो इराक इसराइल का जो मामला हुआ था, तभी सारे लोगों को पता था कि थोड़े से टाइम के लिए क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन अभी वापस मैटर थोड़ा सा रिजॉल्व हो गया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी कम हो चुके हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि देखिए, इस लेवल में डाउनसाइड बहुत कम है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल तब होगा जब हमको ज्यादा थ्रूपुट देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली जीआरएम्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैं होल्ड करने की राय दूंगा। जिनको थोड़ा सा लंबा निवेश करना है कैन डेफिनेटली कंसिडर आईओसी, क्योंकि इनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा होता है, डिविडेंड्स बहुत अच्छे देते हैं। और ओवरऑल अगर क्रूड की कीमतें गिरती है तो इसमें आपको एक अच्छा छलांग देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको 190-200 ये नियर टर्म का टारगेट है जो पॉसिबल है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी काफी साउंड।
बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की ही राय सर की, और लंबे समय के लिए इस काउंटर को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सर अगला काउंटर यूको बैंक, इस बैंक के भी नतीजे आते हुए दिखाई दिए। नतीजे उम्मीद से थोड़े कम देखने के लिए मिले। काउंटर पर रिएक्शन भी आया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। 1.4 रुपीज़ की ईपीएस है केवल, और 39.5 का पी मल्टीपल पहुंच चुका है FY24 के आधार पर। अगर आउटलुक सुधरेगा, कंपनी की ग्रोथ अगर होगी बैंक की, तो डेफिनेट सी बात है कि ईपीएस सुधरेगी तो पी मल्टीपल ऑटोमेटिकली कम हो सकता है। लेकिन क्या लगता है सर, ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है इन लेवल्स पर, और आउटलुक क्या कहता है आपका? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में से ये एक ऐसा बैंक है जिन्होंने उम्मीद तो काफी बड़ी जगाई थी, लेकिन नंबर्स इतने मजबूत नहीं आए हैं। और मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस इस लेवल पे थोड़े से महंगे लगते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है तो वो तभी करे जब स्टॉक थोड़ा सा निचले लेवल पे आए। अभी एज ऑफ नाउ लग तो नहीं रहा है कि अगले एक साल का अगर हम व्यू लेके काम करते हैं तो इसमें कोई बड़ा बढ़त आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है निचले लेवल पे खरीदे, और जिनके पास है, मेरे ख्याल से जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो सरकारी बैंक है, लेकिन जो नंबर्स थे वो काफी तगड़े आ गए थे, और यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी काफी अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर यूको बैंक में अभी कुछ नहीं करना है आपको, और निचले स्तरों पर आएगा तो बाय करना है, अभी कुछ नहीं। तो जिनके पास है वो निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो निचले स्तरों का वेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक पर ही आ रहा था सर, नेक्स्ट काउंटर यही था। नतीजे भी अच्छे आए सर, और कब से नतीजे चल रहे हैं इसके। ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। दिस इज अमंग द ऑल पीएसयू बैंक्स जिसने कि स्टेडली और बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सर अभी भी लगता है कि ये प्राइस जस्टिफाइबल है इस वैल्यूएशन पर? 11.7 का पी मल्टीपल चल रहा है। देखो विवेक, इस बैंक की खासियत जो है ना, उसमें आप कासा रेशियो अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% है। ये बैंक ज्यादातर महाराष्ट्र में ऑपरेटिव है, और इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डिजिटाइजेशन पे किया है। तो जो बैंक करीबन 500-600 करोड़ डिजिटाइजेशन का बजट आउटले लेके काम करती है, मुझे लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल में इनको मार्जिन एक्सपांशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये बैंक अभी गवर्नमेंट का प्राइम डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है। अभी तक फाइनल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अगर यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर बायर आता है और बोली लगा के इसको टेक ओवर करता है, तो और भी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट चाहेगी कि नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद नया बजट आएगा, और इस साल अगर होपफुली इसका डाइवेस्टमेंट होता है तो डेफिनेटली नंबर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर ये बैंक अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर नजरिया आपका 8 से 12 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि 80-85 का भी नियर टर्म की फेयर वैल्यू बन सकती है। बट आई मीन आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है। बिल्कुल, तो इस काउंटर पर भी होल्ड, या आप निचले स्तरों पर मिले तो बाय। अच्छा बैंक है सर के अनुसार। अगर डाइवेस्टमेंट का कुछ भी न्यूज़ आता है तो यहाँ पर एक अच्छी रीडेटिंग हो सकती है। नेक्स्ट काउंटर सर, काफ़ी दर्शकों का सवाल भी बनता है ये रोज़ हमारे शोज़ में। इरेडा, इसके रिजल्ट्स तो अच्छे देखने के लिए मिले सर, लेकिन वैल्यूएशन क्या ये जस्टिफाई है कि सर 5 रुपये की ईपीएस, 180 रुपये का शेयर चल रहा है, पी मल्टीपल करीब 35 का, इसको कैसे वैल्यू करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? देखो विवेक, मेरे ख्याल से ये शेयर की जो तेजी है वो आईपीओ के बाद ही आपको देखने को मिली थी, क्योंकि आईपीओ बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आया था। और अभी मार्केट में क्या है ना कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, इसमें एक भरपूर तेजी का मोमेंटम दिख रहा है, और यही कारण है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। अब भी मुझे लगता है कि अगर 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है तो इसमें आप निवेशित रहिए। अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो डेफिनेटली खरीदने के मौके बनेंगे। बट हाँ, इस लेवल पे थोड़ा सा फेयर टू एक्सपेंसिव है। आई मीन अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो इसमें आप छोटा एसआईपी भी कर सकते हो, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अच्छी चलेगी। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी इसमें अच्छी चलेगी, और मैं इसके रिजल्ट्स भी देख रहा था। करीब 480 करोड़ रुपए का पीबीटी, और पैट जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो करीब 337 करोड़ का था, 253 करोड़ के मुकाबले। तो अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन बस शेयर ने भी ग्रोथ ज़्यादा दिखा दी है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल्स, इसीलिए थोड़ा सा सर को शेयर महंगा लग रहा है। लेकिन कोई भी डिक्लाइन आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, अभी इन लेवल्स पर नहीं, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, आईएफसीआई, यहाँ पर क्या करें सर? ये काउंटर 11-12 रुपये से ऊपर चलता नहीं था, और चला तो अभी 50 रुपये की रेंज पर पहुँच गया, 5 गुना हो गया सर। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं इसको ईपीएस के पैमाने पर देखूं तो कुल 42 पैसे की ईपीएस, और शेयर 52 रुपये 50 पैसे, पी मल्टीपल करीब 125 का हो गया है।
क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइएबल है? अगर कुछ टर्न अराउंड कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्या ये तैयार है शेयर? देखिए, पहली बात तो आईएफसीआई का जो शेयर है वो इसलिए भी चला है क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बुक बहुत बड़ा है। प्रीवियसली इन्होंने एनएससी के शेयर्स भी बेचे थे, लेकिन अभी भी इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो करीबन 10-12 हजार करोड़ का है। तो ये मार्केट ऐसे डिस्काउंट कर रही है कि आने वाले दिनों में अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ती है, इसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होता है, तो ऑब्वियसली आईएफसीआई को काफी सिग्निफिकेंट बेनिफिट रहेगा। और उन्होंने ऑलरेडी क्लियर भी किया है कि वो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स को निकालने की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। अभी वो कितना जल्दी होता है वो देखना पड़ेगा, बट कोर बिजनेस पे मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स अगर सही मायने में अगले 6-12 महीने में बिकते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जो प्राइस बढ़ी है इसका मेन कारण तो यही है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि ये इवेंट आने वाले 12 महीने में या 8 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है, बट फ्रेश खरीदारी लेवल पे ही करना चाहिए। अभी फिलहाल होल्ड करें। बिल्कुल। अगर आप इसका चार्ट भी देख रहे हैं पिछले 5 साल का, तो 2019 से 10 से 15 रुपए की रेंज में आसपास चलता था, 15 से 20 रुपए फिर रेंज बनी, और एक साथ जब ये काउंटर ऊपर चलना शुरू हुआ तो जो सारी तेज़ी है इसकी आप चार्ट पर देख सकते हैं 2023 के बाद से मिली है, जब इसने 20 रुपए के लेवल को पार किया, सीधा 60 के लेवल पर जाकर रुका है ऑलमोस्ट, और अभी भी 52 चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप बाय ऑन डिक्लाइंस कर सकते हैं। कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। एक बार सारे काउंटर्स का रिव्यू कर लेते हैं जिन पर भी पीएसयू सेगमेंट में हमने बात की है। कोल इंडिया, सर का मानना है कि इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ से ये वैल्यूएशन रीरेटिंग का कैंडिडेट है, क्योंकि 9 से 10 के पी मल्टीपल पर अगर ये टारगेट करता है काउंटर, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर मिलता है। अभी जो पी मल्टीपल चल रहा है 7.7 का चल रहा है। आईओसी यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही यूको बैंक पर सर का मानना है कि अभी वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिक्लाइन आता है तभी आप सोचें। अभी फ़िलहाल जिनके पास है वो होल्ड करें, नीचे आने पर एवरेज भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक, ये अच्छा बैंक है, यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और डाइवेस्टमेंट की अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो इस काउंटर पर आप खरीदारी के मौके बना सकते हैं। इरिडा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा हो गया, तो यहाँ से अभी दूरी बनाकर रखें फ्रेश बाइंग के लिए। कोई भी गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है, तो काउंटर पर निवेश करने की राय है। सेम केस आईएफसीआई के साथ है, काफ़ी महंगा हो गया, लेकिन इनकी जो वैल्यूएशन जो मापी जा रही है वो मापी जा रही है कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट बुक है। इन्वेस्टमेंट बुक की वैल्यू सर बता रहे कि 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए है, जिसके बेसिस पर ये काउंटर चलेगा। तो काफ़ी कुछ इनके स्टेक्स हैं दूसरी कंपनियों में, जैसे जैसे बेचते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी के पास पैसा वापस आता जाएगा, और इस जो कंपनी है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है उसमें स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी, तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नीचे आने पर ही खरीदारी करें। अविनाश सर, इन सभी काउंटर पर जिन पर बात हुई है उस पर कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? नहीं, ये जो भी स्टॉक्स हमने बताए हैं विवेक, यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है। पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग। ओके अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश पीएसयू शेयर्स पर, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम रिजल्ट्स पर आपको और अपडेट करते रहेंगे, और जो भी रिजल्ट्स आए हैं अब उन पर क्या आउटलुक अपनाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और कंपनियों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो वैल्यूएशन कंपनियों की कैसी है उस पर हमने बातचीत की अविनाश सर से, उन्होंने अपना नज़रिया रखा। फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।